नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो देखो, भाषाओं में शब्द कैसे बनते हैं, यह कभी आपने सोचा है? हर भाषा में नई नई संकल्पनाओं के लिए नए नए शब्द बनाए जाते हैं। भाषा में नई नई संकल्पनाएं आती रहती है और हम उनके लिए नए नए शब्द बनाते रहते हैं। प्रत्येक भाषा में 3 तरह से शब्द बनाए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि शब्द रचना कैसे की जाती है। तो देखो आगे, उपसर्ग के द्वारा शब्द रचना, प्रत्ययों के द्वारा शब्द रचना और समास द्वारा शब्द रचना। तो उपसर्ग द्वारा शब्द रचना कैसी की जाती है यह देखेंगे। यह उपसर्ग और शब्द आते हैं। पहले उदाहरण क्या दिया है? प्र क्या है? उपसर्ग है। और योग क्या है? मूल शब्द है। इससे नया शब्द बना है प्रयोग। दूसरा उदाहरण देखो, इसमें उपसर्ग क्या है? अव और मूल शब्द क्या है? गुण। इससे नया शब्द बना है अवगुण, है ना। अभी दूसरा वेद है प्रत्ययों के द्वारा शब्द रचना। यह शब्द जमा प्रत्यय आते हैं। उदाहरण देखो, गरीब जमा ई, इससे नया शब्द बना है गरीबी। गरीब क्या है? मूल शब्द है और ई क्या है? प्रत्यय, और इससे नया शब्द बना है गरीबी। वैसे ही लड़का जमा पन, इससे नया शब्द बना है लड़कपन। यह लड़का क्या है? मूल शब्द है और पन क्या है? प्रत्यय, और इससे नया शब्द बना है लड़कपन। तीसरा प्रकार है समास द्वारा शब्द रचना। इसमें शब्द जमा शब्द आते हैं। जैसे कि पुरुष जमा उत्तम, इससे नया शब्द बना है पुरुषोत्तम। स्नान जमा गृह, इससे नया शब्द बना है स्नान गृह। यह समास द्वारा यानी 2 मूल शब्दों से जोड़ने पर एक नया शब्द तैयार होता है। तो आपने देखा शब्द रचना किस तरह से की जाती है। तो देखो, शब्द के आरंभ में शब्दांत जोड़कर, जैसे कि वि जमा देश विदेश, सु जमा पुत्र सुपुत्र। या वि क्या है? उपसर्ग है और मूल शब्द है देश। इससे नया शब्द बना है विदेश। वैसे ही दूसरे चित्र में सु क्या है? उपसर्ग और मूल शब्द है पुत्र, तो इससे नया शब्द बना है सुपुत्र। तो देखो, शब्द के अंत में शब्दांत जोड़कर कैसे शब्द रचना की जाती है। पहले चित्र में देखो, मित्र जमाता, इससे नया शब्द बना है मित्रता। मित्र क्या है? मूल शब्द है और ता क्या है? प्रत्यय, इससे नया शब्द बना है मित्रता। यह देखो, शब्द के अंत में क्या लगाए? शब्दांश, है ना। दूसरे चित्र में देखो, जादू जमा गर, इससे नया शब्द बना है जादूगर। जादू क्या है? मूल शब्द है और गर क्या है? प्रत्यय, इससे नया शब्द बना है जादूगर। तो देखो, अगले चित्र में 2 शब्दों को मिलकर कैसे शब्द रचना की जाती है। घोड़ा जमा सवार, इससे शब्द बना है घुड़सवार। घोड़ा भी शब्द है और सवार भी शब्द है, इससे नया शब्द बना है घुड़सवार। दूसरे चित्र में देखो, राष्ट्र जमा पिता, इससे नया शब्द बना है राष्ट्रपिता, है ना। यह राष्ट्र क्या है? एक शब्द है और पिता भी शब्द है। इस 2 शब्दों को मिलकर नया शब्द बना है राष्ट्रपिता। तो यह 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वे समास कहलाते हैं। तो देखो, इसके आधार पर हम देखेंगे
उपसर्ग यानी क्या। तो देखो, आपने सबने पिछली क्लास में आप जान चुके हो उपसर्ग यानी क्या, परंतु आज हम इसे और अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलो, उपसर्ग शब्द उप और सर्ग के मेल से बना है। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग के मेल से बना है। उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ निकट आकर नया शब्द बनाना। हिंदी भाषा में मूल शब्द के पहले शब्दांश लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। तो देखो, यह शब्दांश दिया है अ, मूल शब्द है ज्ञान, इससे नया शब्द बना है अज्ञान, है ना। आगे दिया है आ शब्दांश, मूल शब्द है गमन, इससे नया शब्द बना है आगमन। आगे शब्दांश दिया है प्र, मूल शब्द है गति, नया शब्द बना है प्रगति। कु जमा पुत्र, इससे नया शब्द बना है कुपुत्र। आगे दिया है आ जमा दान, इससे नया शब्द बना है दान। तो देखो, हिंदी भाषा में मूल शब्द से पहले शब्दांश लगाकर कैसे नए शब्द बनाए जाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि जब शब्दांश मूल शब्द में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। व्याकरण की भाषा में इन शब्दांशों को ही उपसर्ग कहते हैं। तो हम अभी उपसर्ग की परिभाषा जानेंगे। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों से नए शब्दों का निर्माण होता है। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखो, चित्र के द्वारा मैं आपको उपसर्ग के उदाहरण देती हूँ। देखो, पहले चित्र में क्या दिया है, प्रति जमा दिन, प्रतिदिन, है ना। तो प्रति या क्या है, उपसर्ग है, और दिन क्या है, मूल शब्द है। तो इससे नया शब्द कौन सा बना, प्रतिदिन। दूसरे चित्र में देखो, उप जमा वन, है ना। यह उप क्या है, उपसर्ग है, और वन क्या है, मूल शब्द है। इससे नया शब्द क्या बना, उपवन, है ना। तो देखो, इसके आधार पर उपसर्ग के 3 मुख्य भेद है। उपसर्ग के कितने भेद है, मुख्य 3 भेद है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग एंड उर्दू के उपसर्ग। तो इनके बारे में हम और जानकारी लेंगे। पहले है तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी में अनेक उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। संस्कृत से आने वाले इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। तत्सम उपसर्ग किसे कहा जाता है, संस्कृत से आने वाले उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कि उपसर्ग दिया है अति, उसका अर्थ है अधिक, और उदाहरण है अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार, है ना। अनु यानी पीछे या समान, उसके उदाहरण है अनुज, अनुवाद, अनुभव। आगे उन्होंने उदाहरण दिया है अप यानी बुरा या हीन, उसके उदाहरण दिया है अपयश, अपमान, अपशब्द। देखो, अप यानी क्या बोला, या बुरा, है ना, बुरा नहीं तो हीन, है ना। अपशब्द, उसको क्या बोला है, बुरा शब्द बोला है।
उदाहरण में क्या दिया है, अपशब्द, अपशब्द यानी बुरा शब्द बोलना। आगे उन्होंने उदाहरण दिया है आ यानी तक, नहीं तो समेत। उसके उदाहरण है आजीवन, आजन्म, आमरण, है ना, मतलब जन्म तक, आजीवन तक, मरण तक, है ना। तो देखो आगे उन्होंने उदाहरण दिया है उप यानी निकट, नहीं तो छोटा, उपवन, छोटा वन, है ना। उपस्थित, है ना, उपस्थित। उपदेश, हमने उसको उपदेश दिया है, छोटा आपको आपने क्या दिया, उसको उपदेश दिया है। उपग्रह, उप यानी क्या बोला है, निकट, निकट का ग्रह। तो समझा संस्कृत से आने वाले उपसर्ग, समझा आपने कैसे आए हैं। तो देखो आगे हम देखेंगे तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। आगे के उपसर्ग कौन से हैं, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग तद्भव शब्दों की ही भांति संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से विकसित हुए हैं। इनको हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। तद्भव उपसर्गों को हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। देखो उदाहरण दिया है और अन। यानी क्या, का अर्थ है रहित। और उदाहरण दिया है अछूत, अथाह, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, है ना। तो यह अनपढ़ मतलब पढ़ाई से वो रहित है, पढ़ाई मालूम नहीं उसको, है ना। अभी नी का मतलब भी दिया है रहित, और उसके उदाहरण है निहत्ता, निकम्मा, निपुता। पर यानी दूसरी पीढ़ी के अर्थ में, उसके उदाहरण दिया है परदादा, परनाना, परपोता, मतलब है दूसरे पीढ़ी के, परदादा या नाना या पोता है क्या है, दूसरी पीढ़ी के है। वैसे ही भर, उसका अर्थ है पूरा। भर पेट, पेट भर, है ना, पूरा पेट भर खाया। भरपूर, भरपूर खाया, है ना। तो इसके ये उदाहरण है। अध, अध का अर्थ क्या है, आधा। उसके उदाहरण क्या है, अध जला, आधा हुआ जला, अध मरा, आधा मरा, अध पका यानी आधा पका हुआ। ये क्या है, तद्भव या हिंदी के उपसर्गों के उदाहरण हैं। ये समझा सबको, ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे। आगे तीसरा प्रकार है आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की आदि से हिंदी में आए हैं वे विदेशी उपसर्ग कहे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है बे यानी बिना। उसके उदाहरण है बेअदब, बेरहम, बेईमान, बेइज्जत, है ना। बेइज्जत मतलब बिना इज्जत के, बेईमान बिना ईमान के। बद यानी क्या, बद का अर्थ दिया है बुरा। बदमाश, बदनाम, उसका नाम कैसा है, बदनाम हो गया है। बदतमीज, बदबू मतलब बुरी बदबू। खुश, क्या है, खुश उपसर्ग है, उसका अर्थ है अच्छा। तो उसके उदाहरण है खुशबू, खुशकिस्मत, खुशनसीब। तो खुशबू यानी अच्छी खुशबू आ रही है। गैर, गैर यानी भिन्न। इसके उदाहरण है गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। तो इस तरह ये सब क्या है, विदेशी उपसर्ग है जो हिंदी में आए हैं। तो देखो ये हो गए 3 प्रकार। और एक उपसर्गों का चौथा प्रकार है उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश। कुछ शब्द या शब्दांश संस्कृत में समास रचना में प्रयोग में आते हैं, हिंदी में आकर ये भी उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे कि उपसर्ग है, उसका अर्थ है निषेध। उसके उदाहरण है अपराजित, अभाव, अज्ञान, अनाथ। तो दूसरा उदाहरण है कु उपसर्ग है और उसका अर्थ है बुरा।
तो कुपुत्र, कुरूप, कुपात्र मतलब बुरा पुत्र, है ना, बुरा रूप, कुकर्म, बुरे कर्म। तो सु उपसर्ग है, उसका अर्थ है अच्छा। तो सुलभ, सुयोग, सुपुत्र, सपात्र मतलब अच्छा पुत्र, अच्छा योग, अच्छा लाभ। समझा आपको? उपसर्गों के 4 प्रकारों के बारे में आपको समझा? ठीक है, तो हम अभी आगे जाएंगे। तो हमने अभी क्या सीखा? उपसर्गों के बारे में हमने क्या सीखा कि शब्दों के वे अर्थवान खंड या अंश जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का एक निश्चित अर्थ होता है। उपसर्गों का प्रयोग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्गों का प्रयोग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्ग हमेशा किसी न किसी शब्द से जुड़कर ही आते हैं। हिंदी में उपसर्ग के प्रमुख भेद है तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग तथा उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के शब्द या शब्दांश। तो यहाँ तक सबको समझा? हमने शब्द रचना कैसे की जाती है, उपसर्गों के प्रकार देखे हैं, उपसर्गों के 4 प्रकार देखे हमने, तद्भव, तत्सम, आगत और उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश। आपको सबको ये समझा होगा ऐसी आशा करती हूँ। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।